मेरे पापा ने भी यही सवाल मुझसे किया था कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मेरा बैग पैक करवा दिया था कि निकल जाओ घर से। खान साहब को मेरा सलूट है क्योंकि मेरे भी फेवरेट थे वो, अब नहीं है, ठीक है। 5 माह से घर बैठे हुए हैं, 1,10,000 रुपया मेरे पे रेंट चल गया है। कि ये जो रोटी है हमारे गले के अंदर डाली हुई है ना, इस रोटी को ये पत्थर की तरह सख्त हो गई है हमें हासिल करना, हमें नहीं मिल रही आसानी से। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ना वो अपनी वालदा की है। मैं उनकी वो चीखें जो है ना वो नहीं सुन सकता हूँ, जो वो रात को चीखें तड़पती हैं ना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सरफराज विकी है और 27 साल का अरसा हो गया है मुझे स्टेज से मुंसलिक। टेलीविज़न भी मैंने बहुत किया है, फिल्म भी की है और स्टेज तो बहुत ही किया है। बाकी आज कोरोना के जो मामलात हैं उसकी वजह से 5 माह हो गए हैं घर पे बैठे हुए हैं। बचपन में सरफराज विकी बड़ा मेहनती था और शरारती भी था, और बचपन में सरफराज विकी को ये नहीं पता था कि मैं वाकई ही सरफराज विकी बन जाऊंगा। मैंने जितनी भी आप कह रही हैं कोरोना के अंदर, जो लॉकडाउन के अंदर हम आर्टिस्टों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ये गवर्नमेंट बड़ी बेहिस है। इन्होंने कोई बात हमारी ना सुनी और ना ही फ़नकार, इनको पता ही नहीं कि आर्टिस्ट होता क्या है। मैं समझता हूँ कि इनको पता ही नहीं है ये कौन लोग हैं, हम नहीं जानते। पिछली हुकूमतों को पता था फ़नकार क्या होता है। इस हुकूमत को भी मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, खान साहब को मेरा सलूट है क्योंकि मेरे भी फेवरेट थे वो, अब नहीं है, ठीक है। उसके बाद पंजाब में जो उन्होंने वज़ीर आला लगाया तो उसको पता ही नहीं बेचारे को कि यार आर्टिस्टों के साथ क्या करना है। जितने ऐलानात किए सब झूठ किए, कोई फ़ंड नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं किया। इतना हमें जिच कर दिया कि इतना जिच कर दिया कि हमने सिर्फ खुदकुशी इसलिए नहीं की कि गुनाह है, अपने आप को इसलिए नहीं मारा, वगरना हम भूख से इतना मर रहे हैं। मेरी वालदा बीमार हैं, उनके मोहरे टूट गए हैं, मेरी बेटी बीमार रही है। 5 माह से फ़नकार को कुछ नहीं आता। फ़नकार सिर्फ हंसा सकता है लोगों को, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें ला सकता है, फ़नकार और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्होंने कुछ भी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। रोटियाँ इसलिए बांधी थी मैंने गले के अंदर, इसलिए वो पत्थर भी सामने इसलिए रखे थे कि ये जो रोटी गले के अंदर डाली थी हमने, तो ये रोटी जो है ना हमारे लिए ये पत्थर से भी सख्त हो गई है कमानी, ये दिखाना चाह रहे थे हम। उसमें कुछ लोगों ने ये कहा था कि जी ये क्या है, पत्थर कौन खाता है, फलां करता है, ये कौन करता है। उनको ये समझ नहीं आई, नॉनसेंस लोग हैं, उनको ये रिएक्ट बताना हम कर रहे थे उस चीज़ का कि ये जो रोटी है हमारे गले के अंदर डाली हुई है ना, इस रोटी को ये पत्थर की तरह सख्त हो गई है हमें हासिल करना, हमें नहीं मिल रही आसानी से। ये बात थी कहने की, और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात नहीं की। झूठ पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया, फ़ंड अनाउंस कर रहे हैं, 1 अरब रुपए का फ़ंड है। वहाँ दरख्वास्तें मुल्तान से लेकर फैसलाबाद तक, गुजरांवाला के आर्टिस्ट, साहिवाल के आर्टिस्ट, हज़ारों एक्टरों की दरख्वास्तें की जो मैंने अपने हाथ से जमा करवाई हैं। तो कोई ऐसा मामला नहीं है हमारी। अगर अभी तक बुरे हालात में किसी ने अगर सपोर्ट की है तो वो सिर्फ सखी सरवर बट है। सखी सरवर बट ने ही हमारा ख्याल रखा है, उसने जो भी वो कर सकता है। लेकिन सखी सरवर बट का ज़रिया भी यहीं से है, वो भी स्टेज से कमाता है। उसकी प्रॉपर्टी, अगर उसका बिज़नेस है तो उससे हमें क्या लेना देना, उसका अलहदा कोई बिज़नेस तो है, लेकिन हमें वो इधर से कमा कर देगा जो स्टेज चलेगा। लेकिन स्टेज से हमें उसकी इनकम बंद हो गई। वो जो करता है 2,000, 3,000, 5,000, जो हमारी हेल्प कर सकता है वो कर सकता है। मेगा जी ने हमें एक ऐसा राशन दिया था कि जो हमारे 1.5 माह हमारे घर के अंदर चलता रहा। मेगा को सलाम है, उसने उससे बेटर राशन किसी ने नहीं दिया। गवर्नर पंजाब जो हैं चौधरी गुलाम सरवर साहब, इन्होंने, इनकी जो मिसिज़ हैं परवीन सरवर, उन्होंने एक सरवर फाउंडेशन बनाई हुई है NGO। अल्लाह की रहमत से मैं जब गवर्नर हाउस गया वो राशन उठाने के लिए, ट्रक हमारे लिए 200 बंदों के लिए राशन उन्होंने कहा था, तो जब मैं उठाने के लिए गया तो मैंने 3-4 जगह पे इतना राशन देखा वहाँ जमा हुआ और इतने इतने बड़े पैकेज बने हुए थे। तो हमें वो छोटा सा पैकेज दे रहे थे। तो वो 3 माह के बाद उनको ख्याल आया कि सरवर फाउंडेशन से इनको राशन दे दिया जाए, चंद एक्टरों को 200 राशन। उसके अंदर वो इतना राशन नहीं था, 2 दिन बाद ख़त्म हो जाने वाला राशन था, इतना सा राशन हमें दिया था। और वहाँ गवर्नर हाउस की जो कॉलोनी थी उसके अंदर स्कूल जो हैं वो भरे पड़े थे राशन से। तो मैंने एक बंदे से पूछा कि मैंने कहा यार
ये जो बड़ा पैकेज है ये किसके लिए है? उन्होंने कहा ये बड़े लोगों के लिए, ये बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों को छोटा पैकेज। 2 दिन बाद फिर मांगे आप, फिर लाइन में खड़े हो जाएं। तो अल्लाह पाक से डरना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आज हम बहुत परेशान हैं, हम रोड पर नहीं मांग सकते, हम एहतजाज कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं, हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम खड़े हो जाएं और कासे हाथ में पकड़ लें और लोगों से मांगना शुरू कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने बड़ी मुश्किल से अपने नाम को इतना बनाया है, अपनी इज़्ज़त को इतना बनाया है, थोड़ा सा आटे में नमक के बराबर। हमारी जब हम ड्रामा करते थे ना तो उस वक्त भी ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे ड्रामा फील्ड के अंदर भी एक माफिया है जो आगे किसी को नहीं आने देता। बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते, बस दिल है। बस दुआ ये करें कि आपके मेरी वालदा सेहतमंद हो जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम मुझे मेरी वालदा की है, और डॉक्टर ने कहा कि 10 से 12 लाख रुपए उनके ऑपरेशन पे लगेगा। कहाँ से लाऊंगा मैं, ये मुझे नहीं समझ आया। मेरी तरफ से ज़्यादा गुस्से का इजहार इसलिए है कि किसी और में जुर्रत नहीं है, मुझ में जुर्रत है अपना हक मांगने के लिए। मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं। मेरे हालात, अगर मैं आज आधी रोटी एक टाइम का खाने की मुझे फिक्र है और दूसरे टाइम का मिलना है कि नहीं मिलना, जो मुझसे नीचे जूनियर हैं उनका क्या हाल है। वो कितने बेचारे मुझसे ज़्यादा, मैंने अपने घर की चीज़ें बेची हैं, तो मैं तो ज़्यादा गुस्से में हूँ। मुझे तो सीधी बात है, मुझे तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार चाहिए नहीं, मेरी अपनी सोच के मुताबिक मुझे तो चाहिए नहीं है। अगर इमरान खान उस पर सेटिस्फाइड है या कोई उसकी काबीना सेटिस्फाइड है तो है, ठीक है। फैज़ुल हसन चौहान साहब एक हमदर्द आदमी थे फनकारों के लिए, थोड़ा से उनके अंदर था। उन्होंने कोशिश की फनकारों के हेल्थ कार्ड बनाने की भी, फनकारों को कर्ज़े भी देने के लिए, और बड़ा कुछ उन्होंने प्लान किया था। उनसे सीडी छीन ली, ऐसे ही स्कैंडल बनाने लग गए उनके। वो बंदा आया था थोड़ा सा, फैज़ुल हसन चौहान साहब की मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा या मैं खुशामद नहीं कर रहा, मेरा ज़हन मानता है, मेरा दिल कहता है कि वो ठीक था बंदा, क्योंकि उसके इक़दाम बहुत अच्छे थे। लेकिन वो भी उस्मान बुज़दार साहब ने वो जो मिनिस्ट्री है, जो कल्चर की बीच वाली मिनिस्ट्री होती है, जिसको फनकारों को देखना है जिसने, वो उन्होंने जेब में अपने पास रखी वो इख्तियारात। ना फैज़ुल हसन चौहान साहब के पास वो इख्तियारात हैं। मैं जब स्ट्रगल टाइम में था तो एक प्ले मैंने किया, उस ड्रामे में करैक्टर का नाम विक्की था। तो वो करैक्टर से ही मुझे पुकारने लगे रिहर्सल में भी, विक्की आ जाओ तुम्हारी एंट्री आ गई है, विक्की आ जाओ ऐसे। वो फिर सरफराज विक्की ऐसे हो गया। बाकी नसीम विक्की साहब से मुतासिर होना तो होना चाहिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड्स हैं तो। लेकिन मेरा सर विक्की जो है वो नसीम विक्की साहब की वजह से नहीं है, वो लहदा ही है। वालिदैन के साथ बड़ा अच्छा बचपन था। वालिदैन तो बहुत प्यार करते होते हैं। मेरे पापा बहुत लेजेंड आदमी थे, शुगर इंडस्ट्री में वो एज ए GM उन्होंने जॉब की है। बाबा शुगर का खिताब है मेरे वालिद साहब को, और बड़े ईमानदार आदमी थे। मैंने FA किया है और MU कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ लाहौर। एक्टर बनने का शौक़ था। मेरे पापा ने भी यही सवाल मुझसे किया था कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो पापा ने बड़ा डांटा मुझे। वो इंजीनियर बनाना चाहते थे कि इंजीनियर बने, क्योंकि मैं GM हूँ तो मेरा बेटा भी आगे कुछ ऐसा काम करे। तो मेरे ख्याल से मुझे आज लगता है कि अगर मैं पापा की बात मान लेता तो शायद परेशान ना होता। इंडिया में जो है ना वो आर्ट लवर लोग हैं, वो आर्ट्स को ढूंढते हैं, वो मोहल्ले गलियों में से टैलेंट्स ढूंढ कर लेकर आते हैं, उसको फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ये टैलेंट को मारते हैं। यहाँ पर पसंद नापसंद की बात है। यहाँ जो चीज़ आपको पसंद है वो उसमें टैलेंट है या नहीं है वो आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, और जो चीज़ आपको नापसंद है उसको आपने दबा देना है, चाहे वो टैलेंट उसमें कूट कूट के भरा हो। तो इंडिया इसलिए आगे है आज, इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री उसकी आगे है। और अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कोई मुकाबला कर रहा है वो पाकिस्तान का स्टेज है जो आज बंद पड़ा है। कॉमेडी एक्चुअली आमना मैं करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मैं कॉमेडी आर्टिस्ट नहीं था। जब मैं लाहौर आया तो मैंने मुल्तान से उसका स्टार्ट किया था। मेरी स्ट्रगल जो है वो मुल्तान से है। लाहौर में भी मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन मैं वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं करता, कुछ भी कर सकता हूँ, लोगों को हंसा भी सकता हूँ, रुला भी सकता हूँ। लेकिन हमारी जो स्टेज थी जब मैं लाहौर प्रोफेशनली तौर पर मैंने किया तो इफ्तिखार हैदर साहब ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा स्क्रिप्ट का रोल करता हूँ।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो तारक टैडी ये वो जो होता है इस तरह की कॉमेडी आप। मैंने कहा सर ऐसी कॉमेडी मैं नहीं कर सकता, मैं तो कैरेक्टर में रहकर कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो आपके पास काम है उसको गठड़ी बांध कर रख दें और ये सीख लें। तो फिर वाहिद मैं आर्टिस्ट हूँ जो उर्दू कॉमेडी करता हूँ पूरे पंजाब के अंदर। अमिताभ बच्चन साहब को मैंने देखा और अमिताभ बच्चन ही बनने आया था मैं। और आरफा सिद्दीकी जो है थी वो मेरी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करूं। और मेरी बदनसीबी है कि मैं रियल में आज तक आरफा सिद्दीकी को मिल भी नहीं सका हूँ। 27 साल फील्ड में हो गए मुझे 27 साल में एक बार भी मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। मेरा सबसे पहले 2 कलियां ड्रामा फेमस हुआ था जो कि नसीम विकी के साथ ही मैंने किया था। उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी, नसीम विकी साहब थे, मस्ताना साहब थे, अमानुल्लाह खान साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। और बड़े अच्छे मेगा जी थी उसके अंदर, निदा चौधरी थी, बहुत बिग कास्ट थी, जफरी खान था उसके। तो मैं उसमें हाईलाइट था। मेरा वो कैरेक्टर और मेरी वो जो लैंग्वेज में बोलता हूँ, सुसरा डायलॉग्स जो मेरा वहाँ से फेमस हो गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्ले हैं, माचिस ड्रामा है, बिलाल चौधरी साहब उसके डायरेक्टर थे, वो मेरा बड़ा फेमस हुआ ड्रामा। ज़रा झूम झूम, बहुत सारे ऐसे प्ले हैं, मैं नाम लूँगा तो हज़ारों प्ले मैंने किए हैं। जब मैं कॉमेडी नहीं करता था ना तब मुझे बहुत मज़ा आता था काम करने का। मैंने इजाज़ चंदा साहब के साथ काम किया है, उनका एक ड्रामा किया था, उसके अंदर एक फैज़ुल्ला का रोल था। वो नफ्सियाती कैरेक्टर था कि सेकंड में उसे गुस्सा आता है और खुद ही वो हंसने लग जाता है, खुद ही वो रोने लग जाता है, खुद ही वो ब्लास्ट हो जाता है। वो कैरेक्टर ऐसा था कि जिसमें मैं 3 शेड देता था उस कैरेक्टर में। वो मुझे करने का बहुत मज़ा आया था। हाँ, उसमें एक सीन था कि लड़की स्टेज पर मौजूद नहीं होती है तो मैं उसको कहता हूँ कि रोकता हूँ, पब्लिक को ये कंसीव करवाया कि वो है यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि देखो सवेरा, तुम नहीं जा सकती सवेरा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, इधर बैठो, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मेरी 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 बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम? मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकता हूँ। अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी, रुक जाओ। इसमें एक लास्ट में लाइन थी, इजाज़ चंदा साहब ने मुझे कहा ये 10 वेरिएशन में आपने बोलनी है। एक लाइन थी कि मेरी वालदा जो थी उसमें जो मेरी वालदा का करैक्टर कर रही थी, तो वो नफ्सियाती मैं पेशेंट होता हूँ, तो वो मुझे ना उससे मैं पागल खाने भेज देता हूँ अपनी माँ को। तो वो जिस लड़की से मैं लव करता हूँ फिर वो मेरे तेज़ाब फेंक देती है, चेहरा मेरा जल जाता है। तो मेरी वालदा मुझे देखकर वो लेकर आता है, मेरा बहनोई एक करैक्टर होता है, तो मेरी वालदा को पागल खाने से ले आता है। तो वो फिर उसमें मेरी माँ चेहरा घुमाती है तो मैं उसे कहता हूँ कि माँ मुझे नींद नहीं आती है, माँ मुझे नींद नहीं आती है, माँ सारी सारी रात जागता रहता हूँ मैं, मुझे नींद नहीं आती है माँ, मुझे नींद नहीं आती है माँ, मुझे नींद नहीं आती है माँ। तो वो मैं यानी वो कमाल ड्रामा था। आजकल तो वो प्ले हो ही नहीं रहे क्योंकि पब्लिक को हमने और तरफ लगा दिया है। मैंने टेलीविज़न में जो हस्बे हाल है तारुल कादरी का करैक्टर मैं ही करता हूँ, यानी पाकिस्तान के अंदर जो तारुल कादरी है वो मैं हूँ, और फारूक सतार भी मैं बनता हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ पे बड़ा काम किया है, वसी शाह साहब के साथ बहुत काम किया है। पार्लियामेंट की दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों, गवाह बन जाओ। डॉक्टर तारुल कादरी को ये डराना चाहते हैं, गोलियों से डराना चाहते हैं, धमकियों से धमकाना चाहते हैं, लेकिन ये डॉक्टर तारुल कादरी हौक करने से भी नहीं डरता। ये तो ऊपर से ही फैसला होता है जो भी होता है, लेकिन आजकल फारूक का फैसला सारी कबीना मानती है, सारी कबीना ही। जैसा कि मैंने सुबह हम मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने कहा फारूक भाई चाय आएगी, तो मैंने फ़ैसला किया कि बिस्किट आएंगे साथ, तो लाल बूंदी वाले बिस्किट आएंगे।
और यकीन जानिए बिस्किट आए लाल बूंदी वाले ही आए, और बूंदी बिल्कुल बिस्किट के सेंटर में थी। तो फारूक सत्तार की बात को ही माना है। तो जो इस्लामाबाद में सिकंदर था वो रोल मैंने मज़ाकरात में किया था। अयूब खावर साहब ने मुझे कहा कि आप वो रोल करें, तो उसमें एक मैंने कंटिन्यूटी अंदर आती रखी थी। राना सनाउल्लाह साहब गेस्ट थे और मैं जब आया तो राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल डर गए जब मैंने कहा हैंड्स अप, ना कलकत्ता ना जलंधर, आ गया सिकंदर। ये उसमें हल्का सा, क्योंकि वो जब परफॉर्म है उसको बड़ा खड़े होकर बड़ा भरपूर तरीके से किया जाएगा। पहला वेरी फर्स्ट प्ले था मेरा आज दी ताज़ा खबर, उसमें मेरा बहुत मैनर सा रोल था, बिल्कुल ही छोटा सा करैक्टर था। तो उस करैक्टर से मैं भंड का रोल था। तो वो शादी पे जाते हैं, तो 2 ही डायलॉग्स थे मेरे, वो डायरेक्टर ने मुझे दिए। उसके बाद फिर मैंने लेंथी रोल ही किए, मरकज़ी करैक्टर ही किए हैं। उस फ्लैटी होटल में मैंने वो ड्रामा किया था, तो उसमें आकर मैं कहता हूँ कि ब्रर इलाही खैर भाग लगे रहन, मौला खुश रखे, वेड़े सब बसे रहन, बच्चे बसते रहन। वो कहता कि कैसी जोड़ी लग रही है? मैं क्या कमाल जोड़ी लग रही है उस्ताद जी, एक चंद एक चकोरी लग रही है, दोनों भैन भरा लग रहे हैं दूल्हा और दुल्हन को देखे। यानी ये डायलॉग्स थे। आज से 27 साल पीछे चले जाएँ आप, तो क्या डायलॉग होगा, और लोग इस पर भी हंसते थे। मेरे पापा ने मेरा बैग पैक करवा दिया था कि निकल जाओ घर से। तो फिर वो जब मैं कुछ बन गया किसी जगह पे, तो फिर जाकर मेरे पापा ने कहा, फिर आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे नाम से मेरे पापा को जाना जाता है, पापा के नाम से मुझे नहीं। 5 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी कर दी है मैंने, और अभी एक बेटा मेरा पढ़ता है, एक बेटा मेरा काम सीख रहा है, हाफ़िज़ कुरान है, और दूसरा बेटा अभी उसके लिए लेस कोई काम वाम ढूंढ रहे हैं। छोटी जैनब है मेरी बेटी, वो भी अभी पढ़ रही है। ससुरा मेरा एक डायलॉग है। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो कि रांगड़ी बोली में कॉमेडी करता हूँ। वो कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं इंज दे बंदे, तो मैं कहता हूँ स्त्रियों के बंदे। अब ससुरे, वो मेरी बात को सुन, यानी वो टेम्पो जो है ना मेरा ससुरा, इसलिए लोग मुझे ससुरे के नाम से जानते हैं सारे, कि वो मैं अलहदा एक स्टाइल है मेरा कॉमेडी का। मैं एक छोटी सी वो उसमें ससुरा के सुसरी एक लड़की आदमी को ससुरा बना देती है। शोख चंचल अदाओं से, सुल्फों की घटाओं से, भीगी भीगी पलकों से मन के तार को छेड़ती है, मन का गाना सुनती है, सुनाती है, भाग जाती है। सुसरी एक लड़की आदमी को ससुरा बनाती है, घर बुलाती है, जज्बात को भड़काती है, बेड पे सुलाती है, बिरयानी का कह के हलीम खिलाती है। सुसरी एक लड़की आदमी को ससुरा बनाती है। 5 माह से घर बैठे हुए हैं, 1,10,000 रुपया मेरे पे रेंट चल गया है, और मेरा माले मकान मुझे कहता है कि सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अब वो लास्ट उसने मुझे धमकी दे दी है। वालदा मेरी के मोहरे टूट गए हैं, उन पे इलाज की ज़रूरत है मुझे पैसों की। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे मेरी कोई हेल्प वैसे करे, मेरी हेल्प हर तरीके से की जा सकती है। मुझे किसी काम पे लगाया जा सकता है कि ताकि जहाँ से मेरा कुछ ज़रिया माश आ जाए। गवर्नमेंट को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट को तो मैंने बहुत कुछ कह दिया है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ना वो अपनी वालदा की है। मेरी वालदा वाकई बहुत सीरियस हैं। मैं उनकी वो चीखें जो है ना वो नहीं सुन सकता हूँ, जो वो रात को चीखें तड़पती हैं ना, तो उस वक्त माँ का क्या दर्द होता है, या औलाद जब बेबस होती है और वो माँ के लिए कुछ ना कर पा रही हो, तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं वो खुद ही रब जानता है या उसका अंदर जानता होता है। गवर्नमेंट से मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि खुदारा अगर आप हमारे कारोबार नहीं खोल सकते, आप हमारे थिएटर नहीं खोल सकते, तो कम से कम हमारे जो फंड हैं वो तो हम तक पहुंचाए जाएं, हमारी हमदर्दी की जाए, हमारी दाद रसी की जाए। इतने बेहिस ना बने। सारे के सारी गवर्नमेंट जितनी भी है, सारी की सारी गवर्नमेंट कानों के अंदर रूं लेकर बैठी हुई है। उनके ना कोई दिल पर असर हो रहा है, ना उनके कानों में कुछ सुनवाई हो रही है। मैं कहता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट मेरे अगर बस में होता तो मैं कुछ भी कर सकता था इस गवर्नमेंट के साथ। मुझे ये गवर्नमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसी बेहिस गवर्नमेंट नहीं देखी कि जिसको ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि फनकारों का क्या हाल हो रहा है, क्या हाल है। और जितने गरीबों को इन्होंने दिए ना 12,000 रुपये, अभी उसमें से अगर 20 औरतें लाइन में लगी हैं ना तो 3 औरतों को वो मिली है, और 17 औरतें ये रिजेक्ट कर देते थे कि ये है ही नहीं है। बाकी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए
या तो हमारे थिएटर खोल दें ताकि हम अपनी रोज़ी कमा सकें, या फिर हमारी ऐसी इमदाद करें। इनकी एक कोई 10, 20, 25 हज़ार से हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। हमें कम से कम भी 2-2 लाख रुपया जो ना हर आर्टिस्ट को, और देख कर तस्दीक कर दें, जो वाकई मुस्तहिक है उसको पहुँचाएँ। ये नहीं कि आप हर फनकार को दें, उस फनकार को तस्दीक करें कि यार ये वाकई मजबूर है, ये बेबस है, इसका ये मामला है, उस तक पहुँचें खुद। हम नहीं चाहते कि जो साहिब हैसियत फनकार हैं उन तक ना जाए। बस यही मेरा मुतालबा है। जी तो नाजरीन, आज आपने देखा कि हम स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार और कॉमेडियन सरफराज विकी के साथ हमने खसूसी गुफ्तगू की, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि लॉकडाउन के बायस वो 5 महीने से घर पर बैठे हुए हैं और उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, ये वो लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं और किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक भी कीजिएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी मदद हो सके। अपनी होस्ट आमना उस्मान को उर्दू पॉइंट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।